आरसीबी बिक रही है और सिर्फ एक नहीं दो फ्रेंचाइज टीम इस रेस में शामिल हो चुकी है। राजस्थान रॉयल्स भी इस रेस में खड़ी है। लेकिन एक टीम के बिकने का मतलब आखिर है क्या? सबसे पहला सवाल एज आईपीएल व्यूअर, एज अ टीम फैन, एज अ फ्रेंचाइज फैन हमारे दिमाग में यह आता है कि अगर टीम बिक गई तो उसके प्लेयर्स का आखिर क्या होगा? क्या उन्हें कोई दूसरी टीम खरीदेगी? विराट जैसे लेजेंडरी प्लेयर्स को कौन खरीदेगा? डाउट जेन्युइन है, सवाल कई सारे हैं और आज का ये वीडियो इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए बना है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू धंधा डेली, जहां पर हम बिजनेस स्टोरीज को बनाते हैं सिंपल और इंटरेस्टिंग। और आज आईपीएल की इस स्टोरी को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। कुछ हफ्तों पहले आरसीबी ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया था कि टीम अब सेल पर है। और सिर्फ यही नहीं, राजस्थान रॉयल्स भी शायद अब बिक रही है, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका के भाई हर्ष गोयनका ने एक्स पर शेयर किया है कि अब एक नहीं दो टीम सेल पर है, आरसीबी और आरआर। तो आखिर इसका मतलब क्या है? देखो, एक टीम के बिकने का मतलब ये नहीं है कि वो बीसीसीआई या फिर आईपीएल लीग से बाहर हो जाएगी। इसका सिंपल भाषा में मतलब यह है कि एक कंपनी का दूसरी कंपनी को खरीदना। आईपीएल की कमर्शियल वैल्यू में एक बड़ा बूम देखा गया है। 2025 के वैल्यूएशन रिपोर्ट के हिसाब से इस लीग की कमर्शियल वैल्यू 18.5 बिलियन $US टच कर चुकी है। और सिर्फ कमर्शियल वैल्यू ही नहीं, लीग की ब्रांड वैल्यू भी अपने हाईएस्ट मार्क को टच कर चुकी है, 3.9 बिलियन $, यानी कि लगभग 32,000 करोड़ रुपए। अब इस फ्रेंचाइज में टीम्स अपने आप को एक कमर्शियल बिजनेस एसेट्स के रूप में एस्टेब्लिश कर चुकी है। अब भाई 2025 के आईपीएल सीजन में इस पूरी दुनिया ने एक जादू देखा। आरसीबी ने अपनी पहली ट्रॉफी उठाकर सीएसके को डिथ्रोन किया। इससे सिर्फ उनकी फैन फॉलोइंग नहीं बढ़ी है, उनकी ब्रांड वैल्यू भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब चलिए जल्दी से मुद्दे पर आते हैं। हर एक आईपीएल टीम एक अलग कंपनी के अंडर काम करती है। जैसे आरसीबी की फ्रेंचाइज रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के पास है, जिसे डियाजियो, जो यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड की ओनर है, वो कंट्रोल करती है। आरसीबी को 2008 में विजय माल्या ने करीब 476 करोड़ रुपीस में खरीदा था। फाइनेंशियल ट्रबल्स के बाद डियाजियो ने 2016 में यूएसएल और उसके थ्रू आरसीएसपीएल का पूरा कंट्रोल अपने अंडर ले लिया था। अब 17 साल बाद ये एसेट फिर से बिकने जा रहा है। और जब हम कहते हैं कि आरसीबी बिक रही है, तो इसका मतलब है कि डियाजियो अपनी सब्सिडियरी कंपनी आरसीएसपीएल के शेयर्स किसी और को बेच रही है। तो देखो, इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है। टीम, उसका नाम, उसकी पहचान, बीसीसीआई से उसकी पार्टनरशिप, सब कुछ सेम रहेगी, बस मालिक बदल जाएंगे। तो इसका मतलब टीम नहीं, एक्चुअल में कंपनी बिक रही है। आरसीबी ऑन सेल है, ये तो खबर पक्की है, क्योंकि नवंबर 2025 में डियाजियो और उसकी इंडियन सब्सिडियरी यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि वो रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में अपने इन्वेस्टमेंट को चेक इन कर रहे हैं, देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि वो इस टीम की सेल प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। और फिर यूएसएल ने ऑफिशियली ये अनाउंस किया कि ये सेल प्रोसेस जो है वो मार्च 2026 तक खत्म होने की उम्मीद है। अब इस पूरी कहानी में सबसे मेन सवाल ये आता है कि आखिर डियाजियो इस टीम को क्यों बेच रहा है, जबकि 2025 में इसने ट्रॉफी जीतकर बहुत नाम कमाया है, अपनी वैल्यू बढ़ाई है। तो देखो, इसके बहुत सारे रीजंस हैं और एक एक करके हम उसके बारे में बात करते हैं। अब देखो, सबसे पहला बड़ा रीजन है कोर बिजनेस फोकस। जो डियाजियो है, उनका कोर बिजनेस, उनका मेन बिजनेस अल्कोहल ब्रांड्स का है। आरसीबी उनके लिए एक नॉन कोर एसेट है, जो उनके रेवेन्यू में डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करता है। दूसरा बड़ा रीजन है मार्केटिंग हर्डल्स। इंडिया में अल्कोहल एडवर्टाइजिंग पर काफी सारे रेस्ट्रिक्शन है, तो जो आईपीएल फ्रेंचाइज से कंपनी को फायदा मिलना चाहिए था, वो पूरी तरह से मोनेटाइज नहीं हो पा रहा है। अब रेगुलेटरी प्रेशर और ब्रांड इमेज भी इसका एक इंपॉर्टेंट रीजन है। इंडिया में अल्कोहल कंपनीज के ऊपर डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरह की एडवर्टाइजिंग पर काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं। और डियाजियो आरसीबी को एक अलग सब्सिडियरी के नाम से ऑपरेट कर रहा था, फिर भी गवर्नमेंट की नजर इन पर लगातार बनी रहती थी। और 2023 में तो बीसीसीआई ने भी अल्कोहल लिंक्ड ओनरशिप पर सवाल उठाए थे। अब देखा जाए तो डियाजियो के लिए तो ये एक लॉन्ग टर्म रिस्क ही बन रहा था और कंपनी नहीं चाहती कि इसकी वजह से इनकी लॉन्ग टर्म जो ग्लोबल इमेज है वो खराब हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन है फाइनेंशियल ऑप्टिमाइजेशन। आरसीबी की करंट वैल्यूएशन लगभग 17,000 करोड़ रुपए है, और अगर ये टीम बिकती है तो ये कंपनी के लिए ये जो पैसा आएगा, ये एक बहुत बड़ा कैश फ्लो बनेगा। अब 2025 तक आरसीबी कोई भी ट्रॉफी नहीं जीत पाई थी, लेकिन फिर भी प्लेयर्स की सैलरी, स्टेडियम के खर्चे, ये सब कुछ कंपनी को उठाने पड़ रहे थे। अब कंपनी का मानना है कि इतना सारा अमाउंट एक स्पोर्ट्स फ्रेंचाइज में लॉक करने से अच्छा है कि ये इनके कोर बिजनेस की ग्रोथ में इन्वेस्ट हो। चिन्नास्वामी स्टेडियम स्टैम्पीड भी इसका एक इंपॉर्टेंट रीजन है। आरसीबी की विनिंग सेलिब्रेशन के अंदर जो इंसिडेंट हुआ, उसमें लगभग 11 लोगों की मौत हुई और इससे मीडिया प्रेशर काफी बढ़ गया। यूएसएल, डियाजियो, सबके केयरलेसनेस पर काफी सारे सवाल उठाए गए। तो ये जो पूरी घटना थी, वो डियाजियो के लिए एक बड़ा रेपुटेशन रिस्क बन गई, जिसने इस टीम को बेचने की सोच को और ज्यादा तेज कर दिया। अब आईपीओ और वैल्यू अनलॉक प्लान्स, ये भी एक बड़ा रीजन है। यूएसएल काफी टाइम से प्लान कर रहा था कि आरसीबी को अलग से लिस्ट किया जाए, ताकि मार्केट से इसकी वैल्यू को अनलॉक किया जा सके।
लेकिन शायद अब हो सकता है कि कंपनी को लगता है कि इस फ्रेंचाइज को, इस टीम को बेचने से ज्यादा बढ़िया फायदा मिलेगा और उससे जो पैसा आएगा उससे डेट रिडक्शन किया जा सकता है और शेयर होल्डर्स को अच्छा रिटर्न दिया जा सकता है। अब आरसीबी के बाद अगर रही बात राजस्थान रॉयल्स की, राजस्थान रॉयल्स की सेल के बारे में अभी कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है। सिर्फ हर्ष गोयनका ने एक्स पर यह शेयर किया कि उन्हें लगता है कि दो टीम्स आरसीबी और आरआर दोनों सेल पर हैं। तो भैया आरसीबी ने तो ऑफिशियली अनाउंस किया था कि वो सेल कर रहे हैं, लेकिन आरआर के ऑफिशियल ओनर्स की तरफ से ऐसी कोई न्यूज नहीं आई है, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। तो इस न्यूज को अभी रूमर्स की श्रेणी में ही रखा जा सकता है। लेकिन देखो कई सारी रिपोर्ट्स हैं जो इस रूमर के भी सच होने की तरफ इशारा कर रही है, इसीलिए आरआर की सेल के बारे में भी ब्रीफली जान लेते हैं। अब आरसीबी की ही तरह आरआर के ओनर्स भी इसको एक कंपनी के जरिए ही ऑपरेट करते हैं, बस इनका ओनरशिप मॉडल थोड़ा आरसीबी से डिफरेंट है। आरआर के पीछे जो कंपनी है उसका नाम है रॉयल मल्टी स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसके मेजॉरिटी स्टेक ब्रिटिश इंडियन बिजनेसमैन मनोज बदाले के पास है। 65% स्टेक्स हैं इनके पास। अब मेजॉरिटी इन्वेस्टर के अलावा आरआर में कुछ बड़े माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स भी हैं। एक है यूएस बेस्ड प्राइवेट इक्विटी फर्म रेडबर्ड कैपिटल पार्टनर्स और मीडिया एग्जीक्यूटिव लैशलन मर्डॉक। अब अगर आरआर सच में बिकती है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि रेडबर्ड कैपिटल जैसे इन्वेस्टर अपना 15% स्टेक बेचकर वैल्यूएशन का फायदा उठाना चाह रहे हो, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा जब तक जो मेजॉरिटी इन्वेस्टर है मनोज वो अपने 65% स्टेक नहीं बेचते हैं, तब तक इस टीम का, इस फ्रेंचाइज का ऑफिशियल ओनरशिप किसी दूसरे ओनर के पास नहीं जा सकता। अब सबसे जरूरी सवाल फिर से वही आ जाता है कि टीम के बिकने के बाद प्लेयर्स का क्या होगा, प्लेयर्स पर ओनरशिप एक्सचेंज का क्या असर पड़ेगा। तो देखो एक बात तो क्लियर है, सबसे पहली बात यह है कि टीम को खरीदने वाला टीम को नहीं बल्कि उसकी पेरेंट कंपनी को खरीद रहा है। तो इसका मतलब यह होता है कि जब भी नया बायर उसी पुरानी टीम को खरीद रहा है तो उसको सारे कमिटमेंट, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स निभाने पड़ेंगे। तो जो विराट कोहली है या कोई भी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है उनके साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट फ्रेंचाइज में हो रखा है वो नए ओनर को भी एग्जैक्टली उसी तरीके से निभाना पड़ेगा। तो अभी के लिए स्क्वाड और मैनेजमेंट में कोई भी बड़ा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। 2026 सीजन में विराट कोहली या बाकी जो भी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट उसी तरीके से चलेगा, वो उसी तरीके से उसी टीम का हिस्सा रहेंगे। हो सकता है 2027 साइकिल में नए ओनर्स हैं वो फ्यूचर प्लानिंग को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अब इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर विराट कोहली का क्या होगा। तो देखो भाई, कोहली 2008 से इस फ्रेंचाइज का हिस्सा है। वो तब भी इस फ्रेंचाइज के साथ खड़े थे जब बाकी प्लेयर्स फ्रेंचाइज चेंज कर रहे थे। वो साफ साफ कह चुके हैं कि वो आरसीबी को तभी छोड़ेंगे जब वो रिटायर होंगे। तो बाकी प्लेयर्स की तरह कोहली का कॉन्ट्रैक्ट भी फ्रेंचाइज के साथ है, डियाजियो के साथ नहीं। तो इस ओनरशिप एक्सचेंज से उनकी पोजीशन पर डायरेक्टली कोई इंपैक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर फ्यूचर में अगर ओनर और उनका विजन विराट कोहली के विजन के साथ मैच नहीं होता है तो फिर कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो कोहली की तरफ से हो या फिर नए ओनर्स की तरफ से। अब आरसीबी की सेल इसी टाइम पे क्यों हो रही है, इसका सबसे बड़ा रीजन है वैल्यूएशन। भाई फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग 2025 में आईपीएल जीतने के बाद में इस टीम की, इस फ्रेंचाइज की वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ गई है। आरसीबी की ब्रांड वैल्यू 2380 करोड़ तक बढ़ गई है और इसी वैल्यूएशन के चलते डियाजियो कंपनी को $2 बिलियन मिलेंगे इस टीम को बेचने पर। क्रिकबज़ और कई क्रेडिबल सोर्सेस की रिपोर्ट्स के हिसाब से अडानी, जेएसडब्ल्यू ग्रुप और आदर पूनावाला जैसे बड़े प्लेयर्स इस फ्रेंचाइज को खरीदने की रेस में लगे हैं। तो दोस्तों ये था आरसीबी और आरआर की सेल के पीछे का पूरा धंधा। अब आप इतना तो समझ ही गए होंगे इस वीडियो के बाद में कि किसी टीम की बिकने का मतलब ये नहीं होता है कि वो टीम उस आईपीएल का हिस्सा नहीं रहेगी या फिर उसके प्लेयर्स पर कोई इंपैक्ट होगा। इसका सीधा मतलब यह होता है कि सिर्फ चेंज होगा उस फ्रेंचाइज के ओनर्स, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अब ये तो था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। अब आपको क्या लगता है कि आरसीबी और आरआर के लिए सबसे बेस्ट बायर कौन होगा और टीम को खरीदते ही वो सबसे बड़ा कदम क्या उठाएंगे? क्या वो टीम का नाम चेंज करेंगे? ये सारे जो आपके ओपिनियंस हैं कमेंट में जरूर शेयर करो सबके साथ। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, और ऐसे ही अगर बिजनेस को सिंपल और एंटरटेनिंग वे में समझना चाहते हो तो धंधा डेली को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, जल्द मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग, एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।